प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस का, एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस जिसको हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। एक्सक्रीशन का अर्थ होता है उत्सर्जन, यानी वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है या एक्सक्रीशन कहलाता है। देखिए, अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विच आर टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना। जो डाइजेशन हमने पढ़ा, जो एसिमिलेशन हमने पढ़ा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा, है ना। सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, है ना, यानी कि फूड का डाइजेशन हमने पढ़ा, तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो दो तरीके की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जिसके बारे में अपन बात कर चुके थे। तो ये जो वेस्ट हैं, है ना, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर बन रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं सेल के, उसके अंदर ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं होता, ये टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। इनका एक्यूमुलेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्लड का जो कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब कर देता है और हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको डिस्टर्ब करता है। इसके जो बैड सिम्टम्स जो है हमारे को आइज़ के अंदर, नेल्स के अंदर और स्किन के ऊपर इसका एक्यूमुलेशन, यानी कि इन वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन का जो ये इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। तो ये हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सम नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं, देखें आप। सम नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द मेटाबॉलिज्म, है ना। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कैसे हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, वो इसमें भी पढ़ेंगे आगे, और उसके बारे में अपन ने पहले भी बातचीत की थी। जो डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से किस तरीके से इगेस्टेड आउट कर दिए जाते हैं, है ना। तो जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव करने का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सम नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द मेटाबॉलिज्म, सो रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजन्स एंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन। तो ये जो नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं जिनको बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर दो तरीके के एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से ही बना होता है उसकी बॉडी, तो वो तो डायरेक्ट बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको डिफ्यूज़न की हेल्प से बॉडी से बाहर कर देता है एनवायरनमेंट में, है ना। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करें तो वो तो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बॉडी के अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स है। हर सेल्स जो है, ईच एंड एवरी वन सेल्स जो है वो वेस्ट जनरेट कर रही है। तो उस वेस्ट को पहले तो कनेक्ट करना और उसको वापस किसी पर्टिकुलर साइट पर ले जाना और वहाँ से उसको बॉडी से रिमूव करवाना, ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट मटेरियल बाय सिंपल डिफ्यूज़न, जैसा कि अभी मैंने बताया, फ्रॉम द बॉडी सरफेस, है ना, इन द सराउंडिंग या टू दी सराउंडिंग में छोड़ देते हैं, सीधी सी बात है, जैसे लेते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स फॉर दिस प्रोसेस, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर बॉडी से इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं या प्रोसेस है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सम वेस्ट मटेरियल, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है वो और वो किस बॉडी पार्ट्स से रिमूव किया जाता है, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले आप देखें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड,
है ना, जो कि रेस्पिरेशन में बनती है। तो CO2 इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम लंग्स, है ना, लंग्स पर पहुंचा दी जाती है ब्लड के द्वारा और वहाँ से ये बाहर कर दी जाती है। सम सॉल्ट इज एक्सक्रेटेड, है ना, एक्सक्रेटेड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स ऑफ एपिडर्मिस, है ना। तो स्वेट ग्लैंड्स जिनको अपन पसीने की ग्रंथियाँ बोलते हैं, हिंदी में पसीने वाली ग्रंथियाँ, है ना, तो ये जो है स्वेट ग्लैंड्स जो है वहाँ से भी कुछ सॉल्ट जो है हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं ना, पसीना है ना अपना, ये भी एक तरीके का एक्सक्रिएटरी मटेरियल है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो इन स्वेट ग्लैंड के थ्रू जो है हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। फिर है यूरिया एंड यूरिक एसिड इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम किडनी, है ना। ये जो यूरिया और यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू जो है वो बाहर किया जाता है। और यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर ऑफ ह्यूमन बींग, ये यूरिया कहाँ बनता है, वो लिवर में बनता है। एक्चुअल में यूरिया हमारी बॉडी के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है ना, अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है और लिवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होती है ना, और उसको बॉडी में हम ज़्यादा समय नहीं रख सकते, इसलिए उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि अगर वो घंटे 2 घंटे हमारी बॉडी में रह भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं करता है। ओके, इसलिए वो लिवर जो है ये काम करता है, उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनकी बात करें तो यहाँ आप देखेंगे अ पेयर ऑफ किडनी, सबसे पहले एक किडनी का जोड़ा, फिर 2 यूरेटर्स, है ना, और फिर दोनों किडनियों से एक एक यूरेटर निकलता है ना, उसके बाद अ ब्लैडर और फिर है यूरिथ्रा, है ना। इसका जो चित्र है आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएगा, ये वाला देख सकते हैं आप अपनी बुक में, है ना, बुक के अंदर फिगर 6.13 ये जो है ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम का फिगर है, जिसमें आप देखोगे लेफ्ट रीनल आर्टरी, है ना, ऊपर टॉप पर लिखा है लेफ्ट रीनल आर्टरी जो ब्लू कलर की है। फिर एक किडनी, लेफ्ट किडनी ऐसी कैसी राइट साइड में भी है, वो राइट किडनी है ना। और लेफ्ट रीनल वेन, ये लेफ्ट किडनी में जा रहे हैं इसलिए इसका नाम लेफ्ट रीनल आर्टरी है, लेफ्ट रीनल वेन है ना। ऐसी कैसी राइट में भी जा रही है इसलिए इधर वाली को अपन राइट रीनल आर्टरी, राइट रीनल वेन कहेंगे, है ना। ये उसके बाद एरोटा, है ना, एरोटा जो है वो, उसके बाद लेफ्ट यूरेटर, ये देखो यूरेटर, इससे कैसा यूरेटर राइट साइड में भी है, तो लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। उसके बाद वेना केवा, ये वेना केवा जो है यूरिन की ब्लड की जो है ब्लड वेसल्स है। और उसके बाद आप देखेंगे दोनों जो यूरेटर जो है वो लेफ्ट और राइट किडनी से निकले हुए यूरेटर वो कहाँ जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, और ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाते हैं और उसके बाद वहाँ से ये यूरिथ्रा से अपनी बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होते हैं। तो ये आपने चित्र जो है इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो अब अपन इसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किडनी। किडनी की जो है वो मैंने आपको बता दी है किडनी कैसी क्या है। तो 2 किडनी होती है और इट इज़ बीन शेप्ड, बीम नहीं बीन, BEAN, बीन का होता है सेम का, जो सेम का बीज आपने देखा है क्या, सीड, सेम का सीड, है ना, सेम की फली होती है ना जिसकी अपन वेज सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो उसका जो दाना होता है सेम का, है ना, उस दाने के जैसी इस किडनी की शेप होती है। वो दाना तो छोटा सा होता है लेकिन किडनी अपने जो फिस्ट जितनी बड़ी होती है ना, मुट्ठी जिसको अपन कहते हैं, मुट्ठी जितनी बड़ी, मुट्ठी को ऐसे कर दो ना तो इतनी बड़ी किडनी होती है। ओके, तो इट इज़ बीन शेप्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट सिचुएटेड इन बैक साइड ऑफ आवर बॉडी, है ना, हमारी जो बॉडी का जो बैक साइड है ना, जहाँ पर पसलियाँ ख़त्म हो रही है नीचे की तरफ, तो वहाँ पर बैक साइड ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट, कमर के ऊपर, वेस्ट बोलते हैं कमर, है ना, अपनी जो कमर है उससे जस्ट अबव दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में ये किडनी जो है होती है। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन किडनी फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्टेज,
है ना। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, और जो मेटाबॉलिक वेस्टेज और जो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट है यूरिया, है ना, उसको फिल्टर करने का काम करती है हमारी बॉडी से, है ना, हम फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना। किस किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। हाँ, फिर है देखो रीनल आर्टरी। अब वहाँ पर किडनी में ब्लड कैसे पहुँचता है ये यूरिन, तो मैंने बताया ना आपको, लीवर जो है वो यूरिया अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, तो पूरी बॉडी से अमोनिया को कलेक्ट करके ब्लड जो है वो लीवर में लेके जाता है, लीवर उसका यूरिया को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर जो रीनल आर्टरी है ना, वो रीनल आर्टरी वहाँ से उस ब्लड को कहाँ ले जाती है ना, तो फ्रॉम यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। फिर रीनल आर्टरी टेक अनप्योर ब्लड टू किडनी एंड रीनल वेन कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम किडनी, यानी रीनल वेन आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर यूरिया है, उस यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ले करके किडनी के अंदर जाती है ना, किडनी में लेके जाती है, और वहाँ पर ये फिल्टर हो जाता है और वो यूरिया किडनी में छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो ब्लड प्योर हो गया है अब वो वहाँ से वो जो रीनल वेन है उसको वो वापस वहाँ से बाहर निकाल देती है ना। देयर आर 2 यूरेटर्स, है ना, अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी। फिर वहाँ जो यूरिया कलेक्ट हुआ या फिल्टर हुआ उस यूरिया को वापस वो जो यूरेटर उन किडनियों से निकल रहे हैं ना, अभी मैंने आपको बताया चित्र में 2 यूरेटर लेफ्ट और राइट किडनी से निकलते हैं, वो है ना रेज होते हैं, तो वहाँ से वो उसको इन कहाँ ले जाते हैं, किडनी से ये एराइज होते हैं, एराइज फ्रॉम किडनी एंड ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर में जा कर के खुलते हैं। दिस यूरिन इज टेकन टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय दिस यूरेटर्स, है ना, ये यूरेटर उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में किडनी से वापस यूरिनरी ब्लैडर में लेके चले जाते हैं। ओके, फिर है यूरिनरी ब्लैडर का क्या है, कैसा होता है यूरिनरी ब्लैडर, चित्र मैंने आपको बता ही दिया है, आप और अपनी बुक से देख लें। तो यूरिनरी ब्लैडर इज बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, है ना, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बैग जैसा होता है ना, छोटा सा थैलेनुमा संरचना है और मस्कुलर होता है और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, विच स्टोर यूरिन, है ना, टेम्परेरी, ये टेम्परेरी उस यूरिन को स्टोर करता है। वेन एवर इट गेट फील्ड, जब ये भर जाता है पूरा, तो यूरिन रिलीज्ड आउट थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, है ना, ये यूरिन जो है हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब बात आती है कि किडनी के अंदर उस ब्लड से यूरिन को कैसे अलग किया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और उसको किस टिश्यू या किस सिस्टम से अलग करता है, कौन करता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये किडनी के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ना। तो एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेफ्रॉन, है ना, तो नेफ्रॉन जो है उस ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने में बहुत ही हेल्प करता है ना। नेफ्रॉन जो है वो ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने में बहुत ही हेल्प करता है। देखो कैसे करता है। अब पहले तो मैं आपको नेफ्रॉन का चित्र है बता देता हूँ, इस बुक में, आपकी बुक में नेफ्रॉन का अच्छा सा चित्र बना हुआ है, ये देखें आप, ये रहा, ये देखो, ये नेफ्रॉन है ना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, है ना। ऐसे लाखों की संख्या में है ना, बिलियंस, मतलब अपन कह सकते हैं लैक ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर किडनी। एक इतनी सी किडनी के अंदर ऐसे लाखों स्ट्रक्चर जो है होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अपन स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझें, ये चित्र आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, आप ड्रॉ कर लें इसको अच्छे से, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, कई बार आया है। तो ये देखो, जो ब्रांच वो रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही थी, है ना, तो वो देखो ये ऊपर लिख रखा है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, तो वो किडनी के अंदर एंटर होने के बाद बहुत ब्रांच्ड हो जाती है, बहुत सारी, है ना, अलग 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 ब्रांच में बन जाती है, और हर ब्रांच जो है वो एक एक नेफ्रॉन तक पहुंचती है,
ओके, तो ये देखो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है उसका पूरे नेफ्रॉन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल कहाँ है वो देखो, आप ऊपर लिखा है टॉप, है ना। ये अपने कैसा है देखो, ये इसका स्ट्रक्चर एक प्याले के जैसा है, यानी कटोरी जैसी स्ट्रक्चर है। ओके, बॉमन कैप्सूल है। उस बॉमन कैप्सूल के अंदर ये रीनल आर्टरी की जो ब्रांच है वो एंटर कर रही है, और ये अंदर एंटर करने के बाद छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में और ब्रांच्ड हो जाती है अंदर ही अंदर, उस बॉमन कैप्सूल के अंदर इस, ठीक है। बहुत सारी ब्रांच हो जाती है। जैसे अपने जो हेयर होते हैं ना, हेयर, ये कई हेयर होते हैं, जैसे उन बहुत सारे हेयर्स को अगर आप ऐसे कलेक्ट कर लो और एक जगह डाल दो, तो वो कैसे एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो है वैसा स्ट्रक्चर जो है आपको इस रीनल आर्टरी के अंदर, इन रीनल आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांच के अंदर मिलेगा, ठीक है। और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, तो उसके बाद वो वापस वो सभी छोटी छोटी रीनल आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांच हैं, वो वापस कलेक्ट होकर के वापस उसमें से बाहर निकल रही है, जो जिसका नाम है ना। ये बाहर निकल करके आप देखो, ये बाहर निकली, एरो के हिसाब से आप देख सकते हो, ये बाहर निकली, ये ब्लड को वापस उसमें से बाहर निकालती है, और उसके बाद ये आगे जा कर के वापस ब्रांच हो जाती है, और ये वापस ब्रांच हो करके इस नेफ्रॉन को वापस चारों तरफ से घेर लेती है। इसका भी रोल है, क्या है रोल मैं बताऊंगा अभी। ये वापस इसको चारों तरफ से घेर लेती है, इसको कवर कर लेती है। ओके, उसके बाद वापस ये कलेक्ट होकर के, ये कैपिलरीज वापस कलेक्ट होकर के ये रीनल वेन बनाती है, देखो ब्रांच ऑफ रीनल वेन। और ये रीनल सभी नेफ्रॉन की रीनल वेन वापस असेंबल होकर के रीनल वेन के रूप में वापस किडनी से बाहर निकल जाती है ना। तो पहला तो हो गया बॉमन कैप्सूल हो गया। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है ना ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये ट्यूब उससे निकली हुई रीना बॉमन कैप्सूल के पीछे से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये पूरा 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 ये पूरा ट्यूब, है ना। उसके बाद आगे की तरफ ये ट्यूब आगे जा कर के एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है ना। तो ये केवल एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बता रही है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ये छोटे छोटे ओपनिंग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत दूसरे नेफ्रॉन भी होते हैं, और उन सभी नेफ्रॉन से आ करके ये कलेक्टिंग डक्ट बनती है। वो सभी नेफ्रॉन यहाँ पर एक दूसरे से इस कलेक्टिंग डक्ट से आ करके अटैच होते हैं, यानी उसकी ट्यूबें, हर एक नेफ्रॉन की ट्यूब्स जो है इस कलेक्टिंग डक्ट से आ करके अटैच होती है, और कलेक्टिंग डक्ट में वापस जो मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा दिमाग में लें। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि ब्रांच जो रीनल आर्टरी है इम्प्योर ब्लड को लेकर के आती है। ये इम्प्योर ब्लड जो इस ग्लोमेरुलस में से होकर के वापस दूसरी तरफ निकलता है। तो इस ग्लोमेरुलस में से जो छोटी छोटी नलियाँ हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स में से जब ब्लड निकलता है तो यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस में या इस ग्लोमेरुलस से यूरिन जो है या यूरिया जो है इस बॉमन कैप्सूल में आ जाता है, और ब्लड वापस यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, जो भी चीज़ है इस ब्लड के पास, वेस्ट मटेरियल, भले वो वाटर भी है, वो सब इस बॉमन कैप्सूल के अंदर छोड़ दिया जाता है। केवल ब्लड रहता है, ओनली ब्लड, एंड उसके जो सेल्स हैं वो रहती है, बाकी सब इसके अंदर डाल दिया जाता है। किसमें? बॉमन कैप्सूल में। कहाँ से? ग्लोमेरुलस से। ओके, अब यो वेस्ट जो भी चीज़ यहाँ पर एक्सक्रिएट की है या यहाँ पर छोड़ दी गई है, वो यहाँ से जो डक्ट है जो इस बॉमन कैप्सूल से निकल रही है, उन डक्ट के थ्रू, उन नली से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। ठीक है, आगे की तरफ जाता है। तो देखें आप कहाँ क्या हो रहा है, आगे की तरफ पहुँचता है। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ जाता है तो उसके बाद आप देखो ये जो ब्रांच, रीनल आर्टरी की जो ब्रांच थी वो जो ग्लोमेरुलस से निकली, ये इसको कवर कर रही है। तो इसको इसलिए कवर करती है कि यहाँ से जो वाटर जो इसमें छोड़ दिया गया था उसको ये वापस एब्जॉर्ब कर लेती है ना। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसको ये वापस उसमें से उस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में से उसको कलेक्ट कर लेती है। वाटर और ग्लूकोज और मिनरल्स जिसकी उसको आवश्यकता होती है उसको वापस कलेक्ट कर लेती है, और जो यूरिया बचता है वो इस ट्यूबुलर फॉर्म से होकर के, ट्यूबुलर पार्ट से होकर के कलेक्टिव डक्ट के अंदर पहुंच जाता है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यही बात मैं वापस आगे इधर बता रहा हूँ आपको। हाँ,
इसके अंदर अपन इसको देखते हैं क्या लिखा है। नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको एक बार रफली समझाया। तो ईच किडनी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रिएटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, है ना। हर एक किडनी के अंदर ऐसी बहुत सारी लार्ज नंबर में ये नेफ्रॉन्स होती है। इट हेल्प इन प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, और ये नेफ्रॉन क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। ओके, इट इज़ अ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर एंड हैव टू मेन पार्ट, है ना। ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, अभी मैंने बताया, और इसके दो पार्ट हैं। इसको इसने दो बताया है, वरना ये तीन पार्ट बताए, तीनों में से दो समझ लें आप। तो ये दो पार्ट होते हैं, इसमें आपको अभी आ जाएगा समझ में। इट्स अपर एंड यानी सिरा, है ना, ऊपर वाला हिस्सा। इट्स अपर एंड फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर, है ना, कप शेप यानी प्याले के नुमा, कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमन कैप्सूल, है ना। वो जो प्याले के नुमा स्ट्रक्चर बनाता है उसको अपन बॉमन कैप्सूल कहते हैं। एंड द लोअर एंड फॉर्म अ सिंपल ट्यूब, है ना, ट्यूब। दिस ट्यूब ओपन इन द कलेक्टिंग डक्ट, है ना। इसका आगे वाला सिरा जो है बॉमन कैप्सूल बनाता है, पीछे वाला सिरा एक ट्यूब बनाता है। वो ट्यूब जो है आगे जा कर के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल जाती है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, अ बंडल ऑफ capillaries is present in this cup-like cavity of Bowman capsule. This bundle is of capillaries is known as glomerulus, है ना। ये जो रीनल आर्टरी जो थी वो उस बॉमन कैप्सूल के अंदर जा कर के, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है, और उस स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया जैसा कि वन एंड ऑफ द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस इज एट फेज टू द रीनल आर्टरी, है ना। यानी कि वो कैपिलरीज जो है वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, रीनल आर्टरी में, और वाइल अदर एंड जॉइंट टू द रीनल वेयर, है ना। यानी इसका जो कैपिलरीज का एक हिस्सा है वो जॉइंट रहता है रीनल आर्टरी से, और दूसरा जो है जॉइंट रहता है रीनल वेन से। ओके, तो आगे क्या होता है देखें। दिस रीनल आर्टरी रिंग, है ना, रिंग ब्लड विथ ब्रिंग है ना, ये गलत लिख दिया बच्चे ने। दिस रीनल आर्टरी ब्रिंग ब्लड विथ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द किडनी, है ना। ये रीनल आर्टरी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट वाले ब्लड को किडनी में लेकर के आती है, और एंड द रीनल वेन लीव किडनी विथ प्योर और क्लीन ब्लड, और रीनल वेन क्या करती है, वापस ब्लड को, प्योर ब्लड को वहाँ से ले जाती है ना। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, अब यूरिन कैसे बनता है, कैसे छनता है, वो पूरी बात यहाँ पर बता रखी है। तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, देयर आर 2 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिन दो स्तर में बनता है। पहला जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, विच इज़ अ रिच इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड विच इज़ rich in nitrogenous waste came off the glomerulus and filtered out from the capillary wall in Bowman capsule, है ना। जो ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, और वहाँ पर ये उन कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज की वॉल्स, तो वहाँ से वो फिल्टर हो जाता है, कहाँ पर, बॉमन कैप्सूल के अंदर। एंड ओनली ब्लड सेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन ब्लड ऑफ कैपिलरीज, है ना। केवल ब्लड ही रहता है, ब्लड और उसकी सेल्स उसके अंदर रह जाती है, बाकी सब चीज़ें वहाँ पर, जो भी चीज़ है उसके पास खाने, इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट सभी चीज़ें वहाँ पर एक बार फिल्टर हो जाती है। फिर है रीएब्जॉर्प्शन, अब वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो मैंने अभी आपको समझाया। नाउ सिंपल सब्सटेंसेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट एक्सेट्रा कम इन बॉमन कैप्सूल, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। इट हैज़ यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, है ना, मिनरल्स, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। जो बॉमन कैप्सूल में से जो छना है, जो फिल्टर हुआ है, उसके अंदर ये सभी चीज़ें होती है ना। और दिस यूजफुल सब्सटेंसेज आर रीएब्जॉर्ब बाय द ट्यूब, है ना, ट्यूब्स, है ना, ट्यूबल्स
एंड देन एंटर इनटू द ब्लड सप्लाई, वापस उसमें से ब्लड सप्लाई में एंटर वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वो उसको कवर कर रखे होते हैं ना, तो वहाँ से उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ रिमेनिंग यूरिया, है ना, नाउ रिमेनिंग यूरिया रीच्ड टू द ब्लैडर एंड रिलीज्ड फ्रॉम आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, और उसको ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है यूरिथ्रा उसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू, और ब्लैडर में से उसको यूरिथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक्टिविटी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अब प्लांट के एक्सक्रिएशन इन प्लांट के बारे में भी दे रखा है। प्लांट डू नॉट हैव एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ना, प्लांट के अंदर ऐसा कोई एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं होता है ना, एंड कैरीज आउट एक्सक्रीशन इन वेरियस वेज, वो अपने बॉडी में से बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा ये एक्सक्रिएशन करता है ना। प्लांट के अंदर कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिससे वो एक्सक्रिएशन करे। अब वो लेकिन होता ज़रूर है प्लांट में भी एक्सक्रिएशन। अब कहाँ होता है देखें आप, है ना, पहला तो है वो ट्रांसपीरेशन के रूप में, है ना, वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देता है और वो ट्रांसपीरेशन हो जाता है लीव्स के थ्रू, जो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा एक्सक्रीशन इन वेरियस वे लाइक ट्रांसपीरेशन। दूसरा है रिलीजिंग वेस्ट इनटू सराउंडिंग सॉइल, है ना, सॉइल के अंदर भी वो रिलीज़ कर देता है, यानी रूट के द्वारा, रूट की हेल्प से वो सॉइल के अंदर भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर डाल देता है सॉइल में। लूजनिंग ऑफ लीव्स, है ना, आप देखो प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लीव्स के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। आपने देखा ना पतझड़, है ना, पतझड़ का मौसम आता है जिसमें प्लांट की सभी लीव्स जो है वहाँ से रिमूव हो जाती है, डिटैच्ड हो जाती है, हट जाती है। तो क्यों हट जाती है? क्योंकि उन प्लांट जो है अपने सभी वेस्ट प्रोडक्ट को उन लीव्स में कलेक्ट कर देता है, उसके बाद उस लीव्स को अपने ब्रांच से हटा देता है ना। और फिर है एंड स्टोरिंग इन सेल वैक्यूल्स ऑफ ओल्ड जाइलम, और बाकी क्या करता है ये जो वेस्ट है उन वेस्ट को जो जाइलम की जो ओल्ड सेल्स होती है उसके अंदर डिपॉजिट कर देता है। जैसे लिग्नीफाई हो जाती है ना, वो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है वहाँ पर, तो ये लिग्निन जो है वो उसमें सेल में, ताकि उसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है सेल की, ये आपको 9th क्लास में पढ़ा रखा है ना। तो इस तरीके से ये प्लांट में एक्सक्रीशन होता है। और भी कोई बातें हो तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। और इस तरीके से ये अपना एक चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, एक छोटा सा और भी है, वो अपन देख लेते हैं। इसमें आपकी बुक में दे रखा है ये आर्टिफिशियल किडनी, है ना। ये आर्टिफिशियल किडनी के बारे में अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसको अपन हेमोडायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। इमेजिन किसी व्यक्ति की अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो उसको इस तरीके का डायलिसिस करवाना पड़ता है। किडनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर वो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो 10-15 दिन में एक बार इस मशीन में डाला जाता है, उसमें से उसको वेस्ट को निकालते हैं और वापस बॉडी के अंदर चढ़ा देते हैं। ये आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसमें ये हॉस्पिटल में होता है ये वर्क, और वहाँ पर ऐसे डायलिसिस की मशीन होती है, उस मशीन में ब्लड को प्योर किया जाता है, उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है और वापस ब्लड को प्योर करके बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है ना। तो किडनी आर वाइटल ऑर्गन ऑफ फॉर सर्वाइवल, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र हैं हमारे जीने के लिए। सेवरल फंक्शंस लाइक सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी, है ना। इन कारण से, इन 2-3 कारण से, पहला था इंजरी है, इन्फेक्शन है, या ऐसी कोई ब्लड फ्लो जो है अगर किडनी में नहीं हो रहा है तो इस कारण से किडनी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, फेल हो जाती है। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, जिससे क्या होता है बॉडी में से किडनी वर्क नहीं करेगी तो बॉडी में क्या होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, विच कैन इवन लीड टू डेथ, और उससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है ना। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, है ना, इसको हम किडनी फेल्योर भी कह सकते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, अगर किडनी फेल हो जाए या डिस्टर्ब हो जाती है तो इसमें इसकी जगह पर आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, है ना। आर्टिफिशियल किडनी क्या एक डिवाइस है जो क्या करती है, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को
निकाला जाता है और इस प्रोसेस को अपन डायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखेंगे कैसे क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। देखें आप, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती है, नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ अ सेमी परमेबल लाइनिंग, उसके अंदर सेमी परमेबल लाइनिंग होती है, सस्पेंडेड इन द टैंक फ्लूइड विथ डायलाइसिंग फ्लूइड, है ना। इसको डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर डाला जाता है, इस इन ट्यूब को, है ना। उस एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर डायलिसिस वाला लिक्विड भरा रहता है, उसके अंदर इस ट्यूब को डाल दिया जाता है और ये ट्यूब जो है वो सेमी परमेबल होती है। ओके, यानी अर्ध पारगम्य। सेमी परमेबल का अर्थ होता है अर्ध पारगम्य, यानी कुछ सेलेक्टिव चीज़ें इसमें से बाहर निकल सकती है। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इसका जो प्रेशर होता है वो ब्लड, इस फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर वो ब्लड जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या कर सकता है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने अंदर खींच सकता है। द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब, है ना। इन ट्यूब से पेशेंट के ब्लड को, है ना, ऐसे यहाँ पर एक कट लगाया जाता है हैंड में और वहाँ पर ऐसी दो लगाए जाते हैं, इसको क्या नाम लेते हैं मैं भूल गया, है ना। वो ऐसा एक ऑपरेटस लगाया जाता है जिसमें से ब्लड निकलता है और दूसरे से ब्लड वापस बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो ब्लड होता है पेशेंट का, वो क्या किया जाता है, इन नलियों में से गुजारा जाता है या इनमें से होकर के पास किया जाता है। तो ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डाइल्यूशिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूज़न। तो उसमें से क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस फ्लूइड के अंदर आ जाता है और द प्योरीफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, और जो प्योर हुआ ब्लड जो है वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। वैसा ही होता है, किडनी जैसा ही फंक्शन इसका भी है, बट इट इज़ डिफरेंट साइंस, देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन इसमें ये है कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर इन द किडनी इज़ अबाउट 180 लीटर डेली, है ना। ml मतलब 2 लीटर के लगभग, ये गलत लिखा है। द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रिएटेड इज़ ओनली, सॉरी, हमारी जो एक हेल्दी पर्सन है, ये सही लिखा है, हेल्दी पर्सन के अंदर किडनी के अंदर 180 लीटर, है ना, डेली जो है फिल्टर होता है, 180 लीटर डेली फिल्टर होता है। लेकिन उसमें से जो वेस्ट के रूप में जो यूरिया जो है हमारी बॉडी से बाहर होता है वो कितना है वो आप समझ सकते हो, 1 या 2 लीटर जो है पहली डेली जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं, यानी बाकी का क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्टर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्स, है ना, वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, और भी जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज़ है वो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।